हेलो बच्चों, तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक न्यू नेक्स्ट वाला पेपर लेके, आपके जेई का ही जो सेकंड शिफ्ट में आया था। सो टाइम नहीं गवाते, सीधा हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत कम टाइम होगा। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। इजी क्वेश्चंस थे सेकंड शिफ्ट में भी, मैं तो ये बोलूंगा सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स के और भी इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। देखो क्या दिया इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस radius of electron in ground state of hydrogen is a naught and radius of electron in helium plus ion is in third excited state। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने किया होगा इसके पहले भी, तो इसको क्या, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फटाफट इनको फॉर्मूले में पुट करके सीधा सॉल्व करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू हमें दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हमें दिया हुआ है, is related with linear charge density lambda and surface charge density sigma। और हमें कुछ एक इक्वेशन दिया इन्होंने, phi is equals to alpha lambda plus beta sigma, और हमसे पूछा where alpha and beta are the appropriate dimensions then dimension of beta upon alpha हमसे पूछा जा रहा है। ये फ्लक्स है, आपको पता है कि अगर ये तीनों चीजें सेम हैं, ये एक इक्वेशन इन्होंने दिया, अगर डायमेंशन पूछा जा रहा है तो इन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, हर एक टर्म का, मतलब जो डायमेंशन अल्फा और लैम्डा का होना चाहिए वही डायमेंशन होना चाहिए हमारा बीटा और सिग्मा का। हमसे किसके बारे में पूछा गया, बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा को वहां लेके चले जाते हैं, तो बीटा अपॉन अल्फा विल बिकम लैम्डा अपॉन सिग्मा। लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब लेंथ का स्क्वायर ले लेते हैं उसे। जो कैंसिल होगा कैंसिल करते, जैसे यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो बच गया सिर्फ एक एल, मतलब वो लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ कौन सा दिया, डिस्प्लेसमेंट, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें दिया है, ठीक है, मतलब एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। ये इतना इक्वेशन हमें इन्होंने दिया, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। आगे उन्होंने डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबको आपको पता ही होगा कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होने वाला है। ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, एल, तो इसका भी एल होना चाहिए, 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 सबका सबका हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, मतलब ए का एल होगा, डी का भी एल होगा, यहाँ सी टी स्क्वायर का एल होगा, मतलब सी टी स्क्वायर का हो गया एल अगर, तो सी का हो जाएगा एल टी रेज टू माइनस टू, ये नीचे नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा, और डी का भी एल होगा। तो देखते हैं जरा, ए का एल, बी का सॉरी ए का एल, बी का भी एल, सी टी स्क्वायर, सी का हो जाएगा एल टी रेज टू माइनस टू, हाँ वो भी करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ डी अगर देखोगे एल, हमसे पूछा गया ए बी सी अपॉन डी, सारी वैल्यूज पुट करो, एल से एल कैंसिल हो गया, तो एल का स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू, कहाँ गया एल का स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू, सेकंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाओ, हमें a small point object is placed at some distance from a convex spherical surface of radius of curvature r and refractive index 1.5 as shown in the diagram. It was found that image is formed at equal distance of p, equal distance, if the distance at which object is placed from point p is x then find x। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आपने बहुत पहले भी फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपका था म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, ये आपका फॉर्मूला था। अब इन्होंने खुद बोला कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज वहीं बन रहा है जहां ऑब्जेक्ट था, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है, मतलब जितना v है उतना ही u है, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, v। सीधा डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, उसके बाद वैल्यूज गिवन है, सीधा पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल अप टू 30.5 सेकंड। 30.5 सेकंड हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। तुम्हें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है तो हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। फटाफट करो इसको, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा टाइम लेने भी नहीं चाहिए आपके, है ना, ये सब टाइम बचाने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मान लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट है 30.5 जो ये पूछ रहे हैं, 30.5 पे ही बोला है ना उन्होंने, हाँ 30.5 सेकंड, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें इतने का एरिया पूरा निकालना है। इतने का एरिया निकालोगे तो सबसे पहले ये वाला शेप अगर देखोगे तो ये आपका एक ट्रेपेजियम बन जाता है ना, और ये आपका बन जाएगा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, और ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स ये है, मतलब 200 प्लस 400, 200 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट ये कहां से कहां, यहां से यहां तक कितना है 2, ये हो जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया। इसका लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा 30.5 में से, ये यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस 30.5 है, तो 30.5 में से 2 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 28.5।
और ये वाला अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ हमारी कितनी है 400। तो लेंथ इनटू ब्रेथ से इसका एरिया मिल जाएगा। दोनों एरिया को क्या करो, निकाल के फाइंड आउट करके सीधा कैलकुलेट कर लो, कितना कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आने वाला है 12 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। Next, two identical ball of mass m and radius r is released from rest on two inclined plane of length l as shown in diagram. If balls are rolling without sliding, then find the ratio of the square of speed v1 square upon is to v2 square with which they will reach on the ground. जिससे ये मतलब इनकी फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर रही है, बात चल रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है, रोलिंग मोशन के पे। रोलिंग मोशन, ये क्वेश्चन ही उसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ नहीं। यहाँ का एक्सेलरेशन निकाला है, यहाँ का एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन लगा के सीधा v का फॉर्मूला लगा रहे, v इज इक्वल टू 2a1। मतलब अगर आप याद हो काइनेमेटिक्स के, आप इसको चाहो तो काइनेटिक एनर्जी के भी फॉर्मूले से कर सकते हो, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर आपको वहां पे भी मिल जाएगा। दोनों के रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ mv स्क्वायर, और सीधा फाइन। और v निकालने के लिए आपको क्या करना, आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, देखो ये थियरी है, इसके बारे में क्या ही बताऊं मैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इनके पूरा सोल्यूशन टेलीग्राम के चैनल पे भेज दिया गया है। तो अगर आपको पूरा अच्छे से सोल्यूशन चाहिए तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने क्या पूछा, हमें फोर्स दिया है और हमें पॉइंट्स दिए हुए, मतलब हमें दिया है एफ भी दिया है हमें, और उसके बाद डी आर भी दिया है। और हमसे क्या पूछा गया, इन्होंने वर्क डन। वर्क डन होता क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। डायरेक्ट लगाओ, एफ की वैल्यू रखो, सब कुछ रखो। हाँ, इन्होंने y इज इक्वल टू एक्स बोला है, मतलब जहां जहां x है वहां, जहां जहां y है वहां पे x। जैसे यहाँ पे मैं x रखूंगा तो वो x का क्यूब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ x का स्क्वायर है, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जहां जहां जिसकी जरूरत पड़े वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैच द कॉलम्स, कुछ नहीं, खास क्वेश्चन नहीं है, फटाफट देख लो। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, देख लेना फटाफट। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इन द गिवन डीसी सर्किट फाइंड द करंट थ्रू आर इज इक्वल टू 12 ओम इन स्टडी स्टेट का बोला, तो मतलब इंडक्टर किसी काम का ही नहीं है, मतलब ये काम का ही नहीं है। तो हमसे करंट पूछा है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर लगा दो डायरेक्ट। वी कितना है 12, आर कितना है 12, कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा 1। कहाँ है 1 ऑप्शन, ये रहा थर्ड। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैविटी वाला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। तो एक बार मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, अगर आपको यहीं पे देखना है देख लो। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। उन्हीं सब फॉर्मूले के साथ जा रहे हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पूरे का सेंटर ऑफ मास निकालो। अच्छा, ये आपको कुछ इसमें से आप ये भी लॉजिक यूज कर सकते हो कि आपको अगर यहाँ पे कैविटी बनाई है, तो अगर आपको पता होगा तो जिधर कैविटी होती है उससे दूर, उससे जिधर मास होता है उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है। मतलब देखा जाए तो इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा, मतलब देखा जाए तो माइनस में होना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे खत्म हो जाते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ये -5,0 बहुत दूर हो गया, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो आप एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, देख लेते हैं, रुको कौन सा ऑप्शन है थर्ड वाला, ये -1,0 यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो ये मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये जेई वालों की गलती है कि ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस q1 q2 एंड मासेस m1 m2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ एम, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या आ जाएगा हमारा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, और कैपिटल जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। जो इसमें से दिख जाए उसे ही मान लो। क्लियर है, जो आपको लगे कि हाँ यही वाला है, जो ऑप्शन में मिल रहा हो देख लो, उसी में से वही हो जाएगा। तो यही रेशियो इन्होंने पूछा है, बताओ अब क्या ही बोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन सर्किट फॉर V1 एंड V2, ठीक है। करंट हमसे पूछा जा रहा है, करंट कितना होगा, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। यहाँ पे एक डायोड लगा रहा है, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये रहा। और डायरेक्टली आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के सीधा करंट निकाल लो कितना आ रहा है। तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम प्रॉपर्टी, है ना, ये भी ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट दिया द की शोन इन द सर्किट इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग the condition at t is equals to 0. Current in the circuit is 0. Voltage across the capacitor is minimum.
करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर की सर्किट है। जब ये सर्किट ओपन रहेगा तो करंट इन द सर्किट सिंपल सी बात है क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, अगर तुम बैटरी मान लो सप्लाई भी करते हो तो कैपेसिटर पहले अपने आप को रिचार्ज करता है। क्या करता है? वो भी स्टडी स्टेट पे आने के बाद वो भी किसी काम का नहीं रहता। तो ध्यान रखना, कल को अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जा रहा है कि आने वाले में कि अगर कैपेसिटर आया है और स्टडी स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ओपन, ये किसी काम का नहीं रहेगा, सिर्फ सर्किट लेना, सॉल्व करके खत्म कर देना। ठीक है, next, if two dipoles of dipole moment p are placed as shown in the figure, find the net electric force which feels by a point unit charge at point p। at point p पे यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे पॉइंट P के लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो दोनों के लिए फोर्स F1 और F2 लगा दो। फॉर्मूला आपका क्या है? Kp बाई आर क्यूब होता है। 2 Kp बाई आर क्यूब यहाँ है। रीजन उसके पीछे क्या है कि यहाँ P के लिए एक्सिस पे जा रहा है, एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा? 2 Kp बाई आर क्यूब। ठीक है, और इक्वेटर पे यहाँ पे बन रहा है, इक्वेटर पे अगर बन रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है Kp बाई आर क्यूब। ये वाई एक्सिस का है तो आप इसको जे कैप लगा सकते हो, इसको आई कैप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडियाबेटिक कांस्टेंट हमें दिया है ऑफ अ गैस इज 3/2, मतलब गामा हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, देन न्यू टेम्परेचर इज, नया वाला टेम्परेचर कितना होगा? डायरेक्ट पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है, टीवी रेज टू गामा -1 क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो T1 V1 रेज टू गामा -1, T2 V2 रेज टू गामा -1। हमें T2 फाइंड आउट करना था तो इसको यहाँ लाया, ऐसा कुछ इक्वेशन बना। सारी वैल्यूज उन्होंने V1 भी दिया है, V2 भी दिया है, गामा की भी वैल्यू दी है, सारी वैल्यूज पुट करो, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है, आप जाके अपनी बुक में चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था गाइस, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वहां पे भी सेम फॉर्मूला। अगर आप देखोगे इसके पहले वाला वीडियो तो उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। 1/FC जो हमें फाइनल वाला जो हमारा इक्विवेलेंट जो हमारा फोकल लेंथ मिलता है उसका फॉर्मूला ये रहा। सारे फॉर्मूलाज हमने निकाला था, एक साइड सिल्वर किया हुआ था, शायद इन्होंने क्वेश्चन में दिया भी हो सिल्वर किया गया है, दिख तो नहीं रहा बट ठीक है, कोई नहीं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट? ये सब तो देखो अब पता होना चाहिए। टॉर्शनल कांस्टेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका फॉर्म क्या होगा? mL2t-2, याद रखना ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 20th, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम ऑसिलेटिंग इन वाटर। वाटर के अंदर इसको डाला गया, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो हमसे पूछा जाए, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ, जी की वैल्यू दी जा रही है, हमसे पूछा गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर पूछा जा रहा है तो टी टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/a rho g। एक्चुअल में टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो आपने ऑसिलेशन में बहुत ढंग से पढ़ा होगा अगर याद हो तो यहाँ से ओमेगा निकालने के लिए हमने क्या किया? एफ रीस्टोरिंग फोर्स निकाला हमने, वी रो जी आपको पता ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको इतना ध्यान में होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के ओमेगा निकाला। ओमेगा के फॉर्मूले में सिर्फ टाइम पीरियड ओमेगा क्या होता है? 2π/t। यहाँ से t क्या हो जाएगा हमारा? 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यूज जो तुमने निकाली पुट करो, सीधा सॉल्व करो और खत्म करो क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन टफ थे, ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है। याद रखना, ऐसे ही बहुत सारी चीजों में ऑसिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में भी पूछेंगे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई डाइपोल रख दिया -q +q, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके शिफ्ट करके फिर छोड़ दिया गया, तो ये यहाँ पे ऑसिलेट करेगा तो इसका हमसे पूछ सकता है टाइम पीरियड। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, अगर अभी पूछ रहे हैं तो ये बाद में भी पूछा हो सकता है। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया हो कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक मैग्नेट रखा गया नॉर्थ साउथ पोल का, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके छोड़ दिया गया, तो वो भी इसी के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा। तो हो सकता है वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो वो भी एक बार देख लेना कि हाँ इन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इजी रहते हैं क्वेश्चंस, ज्यादा टफ नहीं रहते हैं। अभी तो मेरे पास आए हुए ये कितने क्वेश्चंस थे हमारे पास टोटल? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 20। हाँ, तो 20 क्वेश्चन थे, ये 20 क्वेश्चन ही आए थे सेकंड वाले शिफ्ट में। इजी था पेपर, हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़े ढंग के थे, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन ढंग का था। ऊपर अगर जाके देखो तो ये तो फॉर्मूला था पूरा, तो इसको छोड़ ही दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर मैं बताऊं कि अच्छा कौन सा, ये भी क्वेश्चन नहीं, ये सब इजी क्वेश्चंस थे। ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ये भी नहीं, और आगे जाए, हाँ एक ये क्वेश्चन था, जिनको कैविटी वाले क्वेश्चन नहीं आते वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं इसको लेके, एक ये क्वेश्चन था। इसके बाद तो ऊपर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको ज्यादा बहुत तकलीफ होने वाली है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो ये काइनेमेटिक्स अगर आपने किया होगा रोलिंग मोशन, तो ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है,
तो यही था। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन सारी चीजें चाहिए तो आप बिल्कुल टेलीग्राम के चैनल पे जाओ, वहाँ पे सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। कुछ डाउट्स रहे तो उनके आप कमेंट में जरूर करके पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं अलग से उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करके मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में।